हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएससी जर्नी फैमिली। मेरा नाम विवेक कुमार है। रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे सुबह 11 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके और टाइमली आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकें। आज है 17 मई और 17 मई का करंट अफेयर मेरे तरफ से यहाँ पे अभी कवर कराया जा रहा है। जो लोग नए हैं मैं उन्हें बता दूं, यहाँ पे जितने भी करंट अफेयर्स के पोर्शंस कवर कराए जाते हैं वो सारे बाइलिंगुअल्स में कवर कराए जाते हैं। यानी आपको जो नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके साथ साथ सेशन के एंड में आपका टेस्ट भी होगा, तो इसको मिस बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, अभी तक जो टेस्ट होता था वो आपको इस सेशन के ख़त्म होने के बाद नए वीडियो में, जो कि 15 मिनट के बाद आता था, इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद उसमें आपका टेस्ट होता था। लेकिन अब यहाँ पे आज से जो है वो आपका टेस्ट कंपाइल किया जा रहा है। ठीक है, तो मतलब वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, अच्छे से सारे पोर्शंस कवर कीजिए करंट अफेयर्स का और अंत में टेस्ट दीजिए ताकि आपका रिवीजन कैसा चल रहा है, करंट अफेयर्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी आप अपने आप को देख सके। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो करंट अफेयर का पोर्शंस की शुरुआत करने से पहले रेगुलर बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कोटेशंस कवर करते हैं। तो आज का जो कोटेशन है वो आपके सामने ये रहा। अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। वह व्यक्ति जिन्होंने कभी गलती ही नहीं की, है ना, कभी गलती ही नहीं की, समझ जाइए उन्होंने कभी कुछ नया करने का प्रयास ही नहीं किया। ये बात हमेशा ध्यान रखते चलेगा। रिस्क लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उसी रिस्क से अगर इनकेस अगर आप फेल्योर होते हैं तो फेल्योर इज़ द की ऑफ द सक्सेस, ये ध्यान रखिएगा। तो फेल्योर्स क्या है, एक तरीके से सक्सेस का वह दरवाज़ा है जो आपको सफलता की तरफ लेकर के जाता है। अगर आप किसी चीज़ का लेकर के कभी कुछ ट्राई ही नहीं करेंगे तो फिर आप कभी भी जिस लेवल पे हैं उसी लेवल पे हमेशा अंत तक बने रहेंगे। अगर आपको लेवल अप करना है, यानी लेवल अपने आप में और इम्प्रूवमेंट अगर आपको देखने को मिलेगा, वो तभी देखने को मिलेगा जब आप कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, गलतियाँ होनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने ये नहीं कह रहा कि गलतियाँ जानबूझ के होनी चाहिए। आप जो भी काम करने जा रहे हैं उस काम में अगर इनकेस कोई मिस्टेक्स हो जाते हैं तो उस मिस्टेक्स को लेकर के बैठना नहीं है, उस मिस्टेक से एक लेसन के रूप में उसको एक्सेप्ट करना है और उस तरह के मिस्टेक्स वापस से रिपीट ना हो, इस बात पर भी ध्यान रखते हुए चलना है। तो हमेशा कुछ नया करने का प्रयास करते रहिए। कभी भी ये मत सोचिए कि हाँ फेलियर्स होंगे तो फिर क्या होगा। ठीक है, कम से कम आगे जा कर के ये तो नहीं होगा ना कि आपने ट्राई नहीं किया। तो ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। ठीक है, तो ये आज का कोटेशन था। आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। सबसे पहला न्यूज़ आपके सामने ये रहा। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, प्रकाश का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है 16 मई। ठीक है, हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 16 मई को ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय रूप में प्रकाश दिवस हर साल 16 मई को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। ठीक है, यह 1960 में वैज्ञानिक और इंजीनियर थियोडर मेमन द्वारा लेज़र के पहले सफल ऑपरेशन की याद दिलाता है। देखिए 1960 में क्या हुआ था? एक सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ था। किसका? लेज़र का। किसके द्वारा? साइंटिस्ट और इंजीनियर थियोडोर मेमन के द्वारा। और उसी उपलब्धि को लेकर के यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो है वो डेडिकेट किया गया 16 मई को सेलिब्रेट करने को लेकर के। इसी दिन 1960 में एक सक्सेसफुल ऑपरेशन यहाँ पे एक लेज़र का कंप्लीट हुआ था थियोडर मेमन के तरफ से 1960 को, जो कि एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक के साथ साथ एक इंजीनियर भी थे। और उसी की उपलब्धि में ये दिन यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन बतलाता है, ये दिन सेलिब्रेट हम लोग क्यों करते हैं? ताकि प्रकाश का जो रोल है ना, प्रकाश की जो भूमिका है किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में, कल्चर सांस्कृतिक के क्षेत्र में, आर्ट कला के क्षेत्र में, एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास इन केस एज मेडिसिन के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन और एनर्जी के क्षेत्र में, वो उसको रोल को बेसिकली उजागर करने को लेकर के ये दिन यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। यह दिन विज्ञान, संस्कृति और कला, शिक्षा और सतत विकास और चिकित्सा, संचार और ऊर्जा के रूप में विविध क्षेत्रों में प्रकाश की भूमिका का जश्न मनाता है। ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? 11 मई को सेलिब्रेट करते हैं, ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं बुद्ध पूर्णिमा, हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा, मे लॉर्ड डिस्ट्रॉयज ऑल सिंस एंड ऑब्स्टेकल्स ऑफ योर लाइफ। जितने भी सिंस हैं आपके लाइफ में उन सभी को डिस्ट्रॉय किया जाए भगवान लॉर्ड के द्वारा। ये मनोकामना की जाती है, ये विश मांगी जाती है, ये प्रे किया जाता है भगवान बुद्ध के सामने। तो यहाँ पे उसी को लेकर के इसको सेलिब्रेट किया जाता है हर वर्ष यहाँ पे 16 मई को। बेसिकली इसको बुद्ध जयंती के नाम से भी जानते हैं। बुद्ध पूर्णिमा कब था? 16 मई, ठीक है। और इसको यहाँ पे बुद्ध जयंती और वैसाखी बुद्ध पूर्णिमा या वैसाख भी के नाम से भी जाना जाता है। इसको जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? बुद्ध पूर्णिमा मनाने का जो रीज़न है वो इसी दिन है। गौतम बुद्ध जो थे उनका जन्म हुआ था और उसी जन्म को प्रतीक मान करके ये दिन यहाँ पे 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ही अटेंड एनलाइटमेंट अंडर द शेड ऑफ बोधि ट्री। बोधि ट्री कहाँ है? बहुत बार, ये तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा बोधि ट्री को लेकर के उन्होंने, देखिए ज्ञान की प्राप्ति को लेकर ये क्वेश्चन भी आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे की? तो बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने अपनी बोधि वृक्ष की छाया में उन्होंने अपनी ज्ञान की प्राप्ति की। और उन्होंने सबसे पहले उपदेश कहाँ पे दिया था ये भी बता दीजिएगा, आंसर बताइएगा। फर्स्ट जो उनके द्वारा जो उपदेश दिया गया था, पहला उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिया था? पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने किस लोकेशन में दिया था? किस लोकेशन में, वो आपको बताना है। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, ठीक है। एंड बिकेम गौतम बुद्ध एट बोध गया एंड ऑल्सो ऑन द फुल मून डे ऑफ द मई। यहाँ पे आप देख सकते हैं मई की पूर्णिमा के दिन बोध गया में भी गौतम बुद्ध यहाँ पे बन गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे ये दिन यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। 45 वर्षों के बाद किसके? टीचिंग द ट्रुथ यानी सत्य की शिक्षा देने के 45 वर्षों के बाद जब वे 80 वर्ष के थे, 80 वर्ष के, जब वो 80 वर्ष की उम्र में पहुँचे तो कुशीनारा में वे निबिल निर्माण चले गए। सभी इच्छाओं की समाप्ति को लेकर के ये ध्यान रखते हुए चले गए, ठीक है। ये ध्यान रख सकते हैं। तो 16 मई को इनका जन्म हुआ था और इसी चीज़ को लेकर के बुद्ध पूर्णिमा यहाँ पे चिन्हित किया जाता है, प्रतीक। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लुम्बिनी की यात्रा पे हैं। कहाँ पे? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पे? नेपाल में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, लुम्बिनी की यात्रा पे निकले हुए। विजिट लुम्बिनी नेपाल कब? 16 मई को। प्रधानमंत्री मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री माननीय शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर 16 मई 2022 को लुम्बिनी नेपाल का दौरा किए हैं। लुम्बिनी, ठीक है। इनवाइट किया गया था इनको किसके द्वारा? ऑनरेबल शेर बहादुर देउबा जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के। ये ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर नेपाल के द्वारा उनके द्वारा आमंत्रित किया गया था, निमंत्रण दिया गया था और लुम्बिनी ये पहुँचे हैं हमारे कंट्री के प्रधानमंत्री, ठीक है। ही विल ऑफर प्रेयर्स एट द माया देवी टेम्पल ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ बुद्ध जयंती। तो बुद्ध जयंती के शुभ अवसर पर माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ही विल बी पार्टिसिपेटिंग, वह लुम्बिनी मठ क्षेत्र में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज के शिलान्यास समारोह में भी भाग लेंगे। तो शिलान्यास समारोह जो सेरेमनी है वो बेसिकली जो कि लुम्बिनी मोनास्टिक जोन में है, ठीक है, लुम्बिनी मठ क्षेत्र में है, जहाँ पे बुद्धिस्ट कल्चर और हेरिटेज के बारे में जो केंद्र है ना, जहाँ पे बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज के शिलान्यास समारोह में ये भाग लेंगे। ये ध्यान रखिएगा। उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के तरफ बढ़ने के पहले आपको पता होना चाहिए लुम्बिनी कहाँ पे, लुम्बिनी लोकेशन नेपाल में किस जगह पे ये आपका स्थित है। तो सबसे पहले हम लोग विजिट करेंगे नेपाल का मैप, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज ग्रेट हिमालय, ठीक है। चलिए मुझे बताइएगा, यहाँ पे 3 रेंजेस आते हैं, ठीक है। ये 3 रेंजेस का नाम क्या है?
ये आपको बताना है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये आपको बताना है, ठीक है। लुम्बिनी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बाकी काठमांडू आप यहाँ पे देख सकते हैं, अन्नपूर्णा पहाड़ देख सकते हैं, माउंट एवरेस्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जनकपुर धाम, अभी ट्रेन चढ़ी है ना यहाँ से, ठीक है, जनकपुर धाम तक, भारत से जयनगर तक, जयनगर से जनकपुर, ठीक है। अभी ट्रेन स्टार्ट हुई थी जो कि हम लोगों ने कवर किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। थॉमस कप चैंपियन यहाँ पे जीता है भारत के द्वारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं थॉमस कप चैंपियन यहाँ पे भारत ने जीत लिया है। याद रखिएगा थॉमस कप टाइटल किसने जीता है, तो भारत ने जीता पहला थॉमस कप खिताब। थॉमस कप खिताब किसके द्वारा जीता गया, भारत ने। इंडोनेशिया को कितना से हराया है, 3-0 से हराया। किसको हराया, इंडोनेशिया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहाँ पे हो रहा था ये हो रहा था बैंकॉक में। भारत ने बैंकॉक में फाइनल में 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर 15 मई को अपना पहला थॉमस कप खिताब जीता है। तो ये पहला थॉमस कप खिताब है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है। और विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन ने पहले पुरुष एकल में इंडोनेशिया के एंथनी सिंसुका गिटिंग को 8-21, 21-17, 21-16 से हराकर भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई, ठीक है। तो विश्व चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लक्ष्य सेन ने डिफीट किया है इंडोनेशिया के एंथनी सिनिसुका गिंटिंग को, और इंडिया को 1-0 से बढ़त दिलाई है। कौन, लक्ष्य सेन। India had previously reached the semi-finals of the Thomas Cup in 1952, 1955 and 1970। ऐसा नहीं है कि भारत पहले फाइनल्स में नहीं पहुंचा है, फाइनल्स में ये 3 बार पहुंच चुका है पहले भी। तो 1952, 1955, 1979, 1989 में थॉमस कप के सेमीफाइनल में ये आपका सेमीफाइनल में आपका पहुंचा था, और लेकिन फाइनल में नहीं इंटर कर पाया, ये ध्यान रखिएगा। तो और इस साल जा करके उन्होंने ये खिताब यहाँ पे पहला खिताब थॉमस कप का भारत के द्वारा जीता गया इंडोनेशिया को हरा करके। इंडोनेशिया ने 14 बार यहाँ पे ये चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीती है, ये भी बात ध्यान रखते चलेगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लास ब्रिज एक तरीके से आप देख सकते हैं ग्लास का बना हुआ, ये कहाँ पर है, ये लोकेशंस कहाँ पे ये ब्रिज आपको देखने को मिलेगा। तो ये ब्रिज जो है वो वियतनाम में है, ग्लास बॉटम्ड ब्रिज नाम है इसका। वियतनाम ने खोला 2000 फुट का कांस के नीचे का पुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सस्पेंडेड नियरली 500 फीट ऑफ द ग्राउंड, यानी 500 फीट की ऊंचाई पर, दूरी पर, ग्राउंड से, जमीन से लगभग वियतनाम ने ओपन किया है। कांच के नीचे का पुल खोला है, जिसे दुनिया में सबसे लंबा कहा जाता है, दुनिया का सबसे लंबा है, लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, ये ध्यान रखते चलेगा, लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, स्ट्रेचिंग फॉर अबाउट 2000 फीट। द बैच लॉन्ग ब्रिज, यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 2000 फीट तक फैला बाक लॉन्ग ब्रिज, जिसका अर्थ है सफ़ेद ड्रैगन। इसका नाम क्या है, देखिए इस ब्रिज का नाम है इसका नाम है बाक लॉन्ग ब्रिज, जिसका मतलब होता है द वाइट ड्रैगन। 2 माउंटेन्स को कनेक्ट कर रहा है, 2 पहाड़ों को जोड़ता है, और वियतनाम के उत्तर पश्चिमी सोन ला प्रांत में घाटी पर लटका हुआ, आप देख सकते हैं। ये कहाँ पे है, सोन ला प्रोविंस में आपको देखने को मिलेगा, वहीं पे ये आपका ओपन किया है, और जहाँ पे 2 पहाड़ों को ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। वाइट पेडेस्ट्रियन ब्रिज कैन सपोर्ट अप टू 450 पीपल एट टाइम। तो एक साथ कितने लोग यहाँ पे इसके ऊपर क्रॉस कर सकते हैं, तो 450 लोग, ठीक है, 450 लोग यहाँ पे इसको कर सकते हैं। एक बार देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये पहाड़ है, एक ये पहाड़ है, दोनों पहाड़ को ये आपका कनेक्ट कर रहा है।
ये ध्यान रखते चलेगा। और उसी चीज़ को लेकर के दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम्ड ब्रिज आप देख सकते हैं, 500 फीट की ऊंचाई पर आपको ग्राउंड से ये देखने को मिलेगा और 450 लोग एक साथ इस पर आ सकते हैं। इसकी कैपेसिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कहाँ पे है ये? सोन ला प्रोविंस में। सोन ला प्रोविंस कहाँ पे है? ये सोन ला प्रोविंस वियतनाम में। लोकेशन देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लोकेशन जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले साउथ चाइना सी में आपको ये कंट्री देखने को मिलेगा। ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है, ठीक है। यहाँ पे आपको थाईलैंड देखने को मिलेगा, लाओस देखने को मिलेगा, म्यांमार इधर है और यहीं पे हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कैपिटल आपका हनोई, वियतनाम आप देख सकते हैं। ये वियतनाम का पूरा येलो पोर्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और सोन ला प्रोविंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज सोन ला प्रोविंस। यहीं पे इसको बेसिकली 2 पहाड़ों को यहाँ पे कनेक्ट किया गया इस ग्लास ब्रिज के माध्यम से और ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज है, ये भी बात ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। ब्लैक रिवर, रेड रिवर आपका यहीं पे कनेक्ट कर रहा है। अगला न्यूज़ यहाँ पे जीएसटी को लेकर के, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर के। तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश यहाँ पे सबसे टॉप पर अभी भी बने हुए जीएसटी रजिस्ट्रेशंस को लेकर के, यानी जीएसटी पंजीकरण में महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश जो है वो अव्वल स्थान पर है। तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश हैव टॉप्ड इन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रजिस्ट्रेशन बाय बिजनेस एंड डीलर्स फॉलोड बाय गुजरात और तमिलनाडु। गुजरात और तमिलनाडु के बाद व्यवसाय और डीलर द्वारा माल और सेवा पर पंजीकरण में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश शीर्ष पर देख सकते हैं। Maharashtra has 1.48 million normal GST payers who pay taxes on a monthly basis, while Uttar Pradesh has 1.33 million such taxpayers. तो महाराष्ट्र में 1.48 मिलियन सामान्य जीएसटी भुगतान करता है जो मासिक आधार पर कर का भुगतान करते हैं। 1.48 मिलियन यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल यहाँ पे जीएसटी पेयर्स आपको देखने को मिलेगा मंथली बेसिस पे जो पे करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 1.33 मिलियंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि टैक्स पे करते हैं। इसके बाद फिर आपका गुजरात है। गुजरात में 1.09 मिलियन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और तमिलनाडु में आप 1.06, मतलब 1 मिलियन के सभी लोग ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कि टैक्स को पे करते हैं, ठीक है, मंथली बेसिस पे। सबसे टॉप पे कौन है? सबसे टॉप पे है महाराष्ट्र, सेकेंड पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश, थर्ड पे है गुजरात, फोर्थ पे तमिलनाडु, ठीक है। उसी से रिलेटेड न्यूज़ ये ध्यान रखते चलिएगा। ये न्यूज़ है वीट को लेकर के, ठीक है, और ये बेसिकली एक्सपोर्ट को लेकर के न्यूज़ है, ठीक है, निर्यात। देख सकते हैं इजिप्ट टू बाई 5 लाख टन ऑफ वीट फ्रॉम इंडिया, यानी भारत से 5 लाख टन गेहूं खरीदेगा, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इजिप्ट की सरकार ने यहाँ पे राज़ी हो गई है 500,000 टन खरीदने को लेकर के गेहूं का फ्रॉम इंडिया से, ठीक है। इजिप्ट वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट वीट इंपोर्टर्स, आप देख सकते हैं सबसे बड़े गेहूं आयातकों में से एक है मिस्र। दुनिया का काला सागर अनाज निर्यात के विकल्पों की तलाश कर रहा है। आप देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड का बिगेस्ट वीट इंपोर्टर है जो कि इजिप्ट, वो अल्टरनेटिव प्लान कर रहा है ब्लैक सी से ग्रेन एक्सपोर्ट करने को लेकर के। क्योंकि यूक्रेन पर आक्रमण करने के कारण अवरोधों का सामना करना पड़ता है, तलाश कर रहा है जो रूस के यूक्रेन पर आकर। दोनों प्रमुख गेहूं निर्यातक मिस्र, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बोथ मेजर वीट एक्सपोर्टर टू इजिप्ट। दोनों वीट एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो रसिया की बात करें यूक्रेन की बात करें, दोनों इजिप्ट को ही वीट एक्सपोर्ट करते हैं। और इजिप्ट के पास 4 मंथ होता है उसको रिजर्व्स को, आपको भंडार को नियंत्रित करने को लेकर के
4 महीने का रणनीतिक भंडार और 6 महीने का वनस्पति तेल है। यानी अब तक उनके गोडाउन में, यानी इजिप्ट में अगर हम लोग बात करें तो 4 महीने का उनके पास रिजर्व स्टॉक जो है वो कलेक्ट हो चुका है और 6 महीने का वेजिटेबल्स ऑयल्स भी है। ये भी बात ध्यान रखिए, ठीक है। तो इजिप्ट कहाँ पे है, लोकेशन थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। ये आपको लाल सागर के बगल में देखने को मिलेगा, लाल सागर और भूमध्य सागर के नीचे, ठीक है। ये कैपिटल है कायरो। थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है। कायरो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है गल्फ ऑफ स्वेज, ये गल्फ ऑफ अकाबा, ये स्वेज नहर, ठीक है, स्वेज नहर। ठीक है, क्लियर। ऊपर भूमध्य सागर है, नीचे लाल सागर। इजिप्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, लक्सर याद होगा आपको, लक्सर के बारे में हम लोगों ने कवर किया है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो कायरो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इधर जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, इजराइल हो गया, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। एंड्रयू साइमंड्स, न्यूज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा, अब हमारे बीच ये नहीं रहे। एंड्रयू साइमंड्स ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते थे, देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का जर्सी इनके द्वारा पहना गया। पूर्व ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का निधन हो गया, ये ध्यान रखिएगा। यानी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर 2 बार के विश्व कप विजेता एंड्रयू साइमंड्स का मई 2022 में निधन हो गया। उन्होंने 158 एक दिवसीय मैचों में 6 शतक लगाए हैं, आप देख सकते हैं, 6 शतक और 31 अर्धशतक भी बनाए हैं और 133 विकेटों का योगदान भी दिया, ठीक है, जिसमें उनकी ऑफ स्पिन और मध्यम गति से अधिक का योगदान था। सैमन ने 14 T20 खेले ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने 337 रन और 8 विकेट लिए, आप देख सकते हैं, क्लियर। बहुत इजी है आज के न्यूज़, थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलिएगा, क्लियर होता हुआ चलेगा बारीकी से। टाटा पावर सोलर की बात यहाँ पे की जा रही है। 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट यहाँ पे इसके द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। 300 मेगावाट, आप देख सकते हैं 300 मेगावाट कितना ज़्यादा यहाँ पे इसके द्वारा टाटा कंपनी की तरफ से इसको किया जा रहा है, ठीक है। और जिसकी लागत 1731 करोड़ है, 1731 करोड़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो टाटा पावर कंपनी की तरफ से होली ओन्ड सब्सिडरी टाटा पावर सोलर सिस्टम हैज़ ऑन एन ऑर्डर टू बिल्ड 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट फॉर स्टेट ऑन यूटिलिटी मेजर NHPH एट एन एक्सक्लूसिव प्राइस ऑफ 1731 करोड़, ठीक है। इसका जो प्रोजेक्ट साइट है ये लोकेटेड है कहाँ पे, राजस्थान में, और ये जो डेवलप किया जा रहा है वो CPSU स्कीम ऑफ आयरेडा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसी स्कीम CPSU, देखिए CPSU क्या है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, आप देख सकते हैं। चलिए मुझे बताइएगा ये है क्या, ठीक है। CPSU स्कीम, इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशंस मिले आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, ठीक है। CPSU, ये ध्यान रखिएगा, CPSU स्कीम आयरेडा का है, उसी के तहत इसको डेवलप किया जा रहा है। टोटल लागत 1731 करोड़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करें टाटा पावर का, जो कि इसके द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है वो 4920 मेगावाट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें से 1400 मेगावाट जो है वो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के लिए, तो आप देख सकते हैं। तो लगभग 5000 में आप देख सकते हैं 1500 जो आपका प्रोजेक्ट है वो सब नवीकरणीय क्षमता को लेकर के, ये ध्यान रखते हुए चलिएगा, नवीकरणीय क्षमता की बात यहाँ पे कही जा रही है, ये ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, तो याद रखिएगा 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट यहाँ पे 1731 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे
इसको परियोजना को मिली है, ये ध्यान रखिए। इम्पॉर्टेंट है, नाम बताइए। बैंक ऑफ इंग्लैंड में ये नियुक्त हुई है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, एज ए मेंबर के रूप में। क्या नाम है? स्वाति धिंगरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के रूप में यहाँ पे इनको नियुक्ति दी गई है। और ब्रिटेन की प्रमुख एकेडमिक डॉक्टर स्वाति धिंगरा को बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज दर निर्धारण समिति के बाहरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला के रूप में यहाँ पे नामित किया गया। आप देख सकते हैं फर्स्ट इंडियन ओरिजिन मैन टू बी अपॉइंटेड एज एन एक्सटर्नल मेंबर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड्स इंटरेस्ट रेट सेटिंग कमिटी। तो डॉक्टर स्वाति धिंगरा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो टॉप पर है। एकेडमिक डॉक्टर स्वाति धिंगरा को बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज दर निर्धारण समिति की बाहरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला के रूप में नामित किया गया। 9 अगस्त 2022 को 3 साल के कार्यकाल के लिए मौद्रिक नीति समिति में शामिल हुई। आप देख सकते हैं तो धिंगरा एक एसोसिएट प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर? तो उसी को लेकर के ये ध्यान रखिएगा, स्वाति धिंगरा बैंक ऑफ इंग्लैंड के मेंबर के रूप में यहाँ पे नियुक्त हुई। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है बैंक ऑफ इंग्लैंड? आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है पूरा यूके, ठीक है, यूके, ठीक है। फिर लेट्स से राम, ठीक है। तो ये सारे टेस्टिंग चल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड किंगडम में 4 प्रांत आते हैं। एक होता है स्कॉटलैंड, ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड, फिर कबोर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, ये आपका हो गया स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है, वेल्स हो गया और इंग्लैंड हो गया, ठीक है, 4। तो इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड, यहीं पे मेंबर के रूप में यहाँ पे सदस्य हुई है, ठीक है। सीबीएसई से रिलेटेड अगला न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगला न्यूज़ सीबीएसई से रिलेटेड है। तो निधि चिबर यहाँ पे सीबीएसई चीफ के रूप में यहाँ पे नियुक्त हुई है और विवेक कुमार को REC CMD नियुक्त यहाँ पे किया गया, ठीक है। तो वरिष्ठ IAS अधिकारी निधि छिब्बर को केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त यहाँ पे किया गया। आप देख सकते हैं चेयरपर्सन के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है CBSE का। निधि छिब्बर को एक 1994 बैच इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर ऑफ छत्तीसगढ़ कैडर, आप देख सकते हैं। तो 1996 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी छिब्बर वर्तमान में भारी उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव है, देख सकते हैं। एडिशनल सेक्रेटरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज को लेकर के। विवेक कुमार की अगर हम लोग बात करें, दिवांगेन 1993 बैच IAS ऑफिसर है मणिपुर कैडर के और CMD REC लिमिटेड यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर इनको यहाँ पे नामित किया गया, ठीक है। तो ये बेसिकली विद्युत मंत्रालय के CMD है, ये ध्यान रखते चलेगा, ITD लिमिटेड। क्लियर? तो ये था पूरा आपका करेंट अफेयर का पोर्शन। अब हम लोग कवर करने जा रहे हैं क्विज का पोर्शन। तो ध्यान से सभी लोग बैठ के चीज़ों को समझते हुए चलेगा। वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, क्वेश्चन देखने के बाद आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में और उसके बाद फिर प्ले कर दीजिएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया वो आपको बताना है। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा, ये आपको बताना है। A मानिक शाह, B जिष्णुदेव, C नरेंद्र चंद्र डिबार्मा, D रतन लाल नाथ, ठीक है। तो विच वन इज द राइट आंसर? विच वन इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A मानिक शाह, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर।
मनिक शाह न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा, कवर कराया था ना, याद आ रहा है। तो मनिक शाह ने 15 मई को 2022 को अगरतला में राजभवन में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है, जबकि विप्लव कुमार देव शीर्ष पद से इस्तीफा देने के कुछ घंटे बाद मनिक शाह को 14 मई को भाजपा के विधायक दल के नेता और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त यहाँ पे उनके द्वारा किया गया, देख सकते हैं। तो मनिक शाह वाज अपॉइंटेड एज बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर एंड त्रिपुरा सीएम डेजिग्नेटेड ऑन 14 मई आवर्स आफ्टर विप्लव कुमार देव रेजिग्नेटेड फ्रॉम द टॉप पोस्ट, यानी जैसे ही विप्लव कुमार देव ने रिजाइन दिया ठीक कुछ घंटों के अंदर में ही मनिक शाह यहाँ पे अपॉइंट कर दिए गए, ये ध्यान रखते चलेगा। बीजेपी की लेजिस्लेटिव पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, उसके लीडर्स को लेकर के, और सीएम डेजिग्नेट आप यहाँ पे देख सकते हैं 14 मई को असम की तरफ से, और यहीं पे इनको अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, त्रिपुरा मंत्रिमंडल में कितने मंत्रियों ने शपथ ली है? हाउ मेनी मिनिस्टर्स हैव बीन सोन इनटू द त्रिपुरा कैबिनेट्स? विच वन इज द राइट आंसर? 11, 12, 13, 15। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 11 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 16 मई 2022 को अगरतला में कुल 11 विधायकों ने त्रिपुरा कैबिनेट मंत्रियों के रूप में शपथ ली है। त्रिपुरा कैबिनेट मंत्रियों को सूची यहाँ पे आपका 2022 में 9 भाजपा विधायक और 2 IPFT विधायक शामिल है, आप देख सकते हैं। त्रिपुरा कैबिनेट मंत्री की अगर हम लोग बात करें तो IPFT के मेवार कुमार जमातिया को छोड़कर त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव कुमार देव की कैबिनेट के तहत सभी कैबिनेट मंत्रियों को नए कैबिनेट में शामिल किया गया, ठीक है। टोटल 11 थे MLA यहाँ पे जिन्होंने शपथ ली थी, और उसी चीज को लेकर के ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल डेंगू डे सेलिब्रेटेड, विच वन इज द राइट आंसर? 14 मई, 15 मई, 16 मई, 17 मई, विच वन इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 16 मई, ये ध्यान रख सकते हैं। तो 16 मई को डेंगू के बारे में जागरूकता पैदा करने और भारत में ट्रांसमिशन सीजन शुरू करने से पहले वायरल बीमारी के नियंत्रण के लिए तैयारियों को तेज करने के लिए राष्ट्रीय डेंगू दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। यह दिन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है जो देश के विभिन्न राज्यों में वायरल बुखार की रोकथाम और नियंत्रण की दिशा में काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हर साल 16 मई को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि डेंगू और इंटेंसिफाई तैयारियों में किसी भी तरह का कोई बाधा ना आए और वायरल डिजीज़ जो है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रांसमिशन की अवधि जो है वो आज से ही स्टार्ट कर दी गई है और एक पहल है, और ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से जो कि रीड करना है। तो फैमिली वेलफेयर दैट हैज़ बीन वर्किंग टुवर्ड्स द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वायरल फीवर इन वेरियस स्टेट्स ऑफ द कंट्री, ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंड ने इतिहास में सबसे अधिक बिलबोर्ड संगीत पुरस्कार जीते? Which band has won the most Billboard Music Awards in history? A. Destiny's Child, B. Bruno Mars, C. BTS, D. Jonas Brothers। किस बैंड ने इतिहास में सबसे अधिक बिलबोर्ड संगीत पुरस्कार जीते? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, BTS, देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर C। क्लियर, देख सकते हैं BTS अब इतिहास में सबसे अधिक बिलबोर्ड संगीत पुरस्कार जीतने वाला समूह बनने के लिए डेस्टिनीज चाइल्ड में आगे निकल गए। K-पॉप समूह के पास डेस्टिनीज चाइल्ड के 11 पुरस्कारों की तुलना 12 बिलबोर्ड संगीत पुरस्कार है, ठीक है। और उन्होंने अपने सुपरहिट गाने बटर के लिए टॉप सेलिंग सॉन्ग टॉप हुआ है। ग्रुप और टॉप सॉन्ग सेल्स आर्टिस्ट उन्हीं के द्वारा जीते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पुरुषों के आयोजन में किस देश ने थॉमस कप 2022 जीता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले हम लोगों ने इसके बारे में कवर भी किया है। थॉमस कप 2022 पुरुष की श्रेणी में किसके द्वारा जीता गया? इंडोनेशिया, चीन, डेनमार्क, भारत। द राइट आंसर इज
इंडिया। ठीक है, तो पुरुष बैडमिंटन टीम ने 15 मई 2022 को थॉमस उबर कप फाइनल 2022 में चौथा बार चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर इतिहास रच दिया। यह पहली बार है जब भारत थॉमस कप चैंपियन बना है। किदाम्बी श्रीकांत ने निर्णायक मैच में जोनाथन क्रिस्टी को सीधे गेमों से 21-15, 23-21 से हराकर प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सबसे अधिक बार थॉमस कप जीता है? सबसे अधिक बार किसने जीता है वो आपको बताना। थॉमस कप, अच्छा कितनी बार जीता है वो आपको बताना। ठीक है, कितनी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया ने चौथा बार थॉमस उबर कप जीता है, सबसे सफल टीम है। उसके बाद चीन ने 9 बार कप जीता। इंडोनेशिया और चीन के अलावा जिन अन्य देशों ने कप को उठाया है उनमें मलेशिया, जापान, डेनमार्क और भारत, अब भारत भी शामिल है। आप देख सकते हैं इंडोनेशिया ने, चीन के अलावा अन्य देशों ने कप को उठाया है जिनमें मलेशिया, जापान, डेनमार्क और अब भारत भी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन लेमैन टू बी डिक्लेयर्ड संत बाय द वेटिकन? वेटिकन द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय आम आदमी कौन है वो आपको बताना। ए देवश्याम पिल्लाई, बी जैकोब लोसो, सी मोंटेफोलो, डी फिलिप एंथनी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, देवश्याम पिल्लाई। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मई को वेटिकन में पॉप फ्रांसिस द्वारा देव सहायम पिल्लाई को संत घोषित किया गया था। उन्होंने 28वीं शताब्दी में त्रावणकोर के तत्कालिक साम्राज्य में ईसाई धर्म अपना मिला था और लॉजर के रूप में भी जाना जाता है। देव सहायम पहले भारतीय आम आदमी बन गए जिसमें वेटिकन ने बढ़ती कठिनाइयों को सहन करने के लिए संत की उपाधि दी थी, ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ठीक है, NDAP, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, नेस्कॉम, सीडैक। किस संस्थान ने नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नीति आयोग इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नीति आयोग ने खुले सार्वजनिक उपयोग के लिए राष्ट्रीय डेटा और विश्लेषकी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। मंच का उद्देश्य डेटा का सुलभ, इंटरैक्टिव और उपयोगकर्ता के अनुकूल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराकर सार्वजनिक सरकारी डेटा तक पहुंचकर लोकतांत्रिकरण करना है, ये ध्यान रखिए। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 का विषय क्या है वो आपको बताना। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2022 का मिशन क्या है ये याद रखना है। संग्रहालयों में जय बहाली, संग्रहालयों की शक्ति, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वैश्विक सहयोग। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पावर ऑफ म्यूजियम्स। नेक्स्ट, तो सामुदायिक भवन की अगर हम लोग बात करें, राष्ट्रीय की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी संग्रहालयों के महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 18 मई को दुनिया भर के संग्रहालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय मिशन यहाँ पे देख सकते हैं। तो महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 18 मई को दुनिया भर के संग्रहालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यहाँ पे मनाया जाता है 18 मई को, देख सकते हैं। तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड बाय म्यूजियम्स अक्रॉस द ग्लोब ऑन मई 18 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है ताकि अवेयरनेस जनरेट किया जा सके म्यूजियम्स के रोल को लेकर के, सिग्निफिकेंट रोल को लेकर के कम्युनिटी में, बिल्डिंग्स में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और सांस्कृतिक एक्सचेंज को लेकर। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली इस वर्ष के संग्रहालय दिवस, संग्रहालयों की शक्ति की थीम के साथ शैक्षिक गतिविधियाँ और कार्यक्रम के साथ सप्ताह भर चलने का समारोह आयोजन कर रहा है। गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइज कर रहा है एक सप्ताह का सेलिब्रेशन करने को लेकर के, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को लेकर के, जिसका थीम जो है वो आपका पावर ऑफ म्यूजियम्स है, ये ध्यान रखिएगा, पावर ऑफ म्यूजियम, संग्रहालयों की शक्ति।
10वां क्वेश्चन आपके सामने, भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इंडियाज फर्स्ट अमृत सरोवर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच। सही आप लोग कवर कर रहे हैं ना, जितने भी सही होंगे आपको मेंशन कर रहा है, ये ध्यान रखते चलेगा, आपको मेंशन करना किस राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। स्थानीय लोगों और स्थानीय स्कूली बच्चों की मदद से तालाब को कई रिटेनिंग वॉल, बाउंड्रिंग वॉल, फूड कोर्ट, फव्वारे और लाइटिंग से बदलाव किया गया। और रामपुर में, बेसिकली उत्तर प्रदेश के रामपुर में लोकल पीपल की सहायता को लेकर के, लोकल बच्चे की सहायता करने को लेकर के जो गंदगी है उसको सही से वॉल में और बाउंड्री वॉल में स्थापित करने में मददगार होगा। फूड कोर्ट में फाउंटेन्स, लाइटिंग्स को लेकर के नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पे बोला भी गया है कि हम कम से कम 75 यहाँ पे फॉर हैविंग एटलीस्ट 75 वाटर बॉडीज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। ठीक है, हर जिले में 75 वर्ष अमृत सरोवर के तहत। ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण परियोजना का उद्घाटन किस स्थान से लिया गया है? किस स्थान से लिया गया? रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट वाज इनॉग्रेटेड फ्रॉम विच प्लेस? ए वाराणसी, बी गांधीनगर, सी भोपाल, डी पुणे। गांधीनगर, सॉरी भोपाल, गांधीनगर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो राज्य मंत्री कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय राजीव चंद्र ने सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस क्रिप्स भोपाल में आदिवासी युवाओं को ग्रामीण आदिवासी तकनीक प्रशिक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया, उसी को लेकर के बोला जा रहा है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप राजीव चंद्रशेखर लॉन्च द रिपोर्ट प्रोजेक्ट फॉर स्किलिंग ट्राइबल यूथ, देख सकते हैं। और रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग एज सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस इन केस इन बिहार, भोपाल में है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, भोपाल। कैसा लगा आपको पूरा पोर्शंस, करेंट अफेयर्स का पोर्शंस और आपसे कंपाइल कर दिया गया एमसीक्यू पोर्शन भी। तो टेस्ट आपका 11 बजे वाले क्लास में ही होगा रेगुलर बेसिस पे, तो मिस बिल्कुल भी ना करें इसको, डेली बेसिस पे आप लोग कवर करते हुए चले। ठीक है, बाकी वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, हर ग्रुप में इसको शेयर करते हुए चले जितना भी आपके पास एक्सेस है, ताकि बाकी लोग भी इसको ज्वाइन कर सकें और सारी चीज़ें कवर कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। जब भी वीडियो लाइव है तो ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।